वेलकम फ्रेंड्स। देखिए बच्चों, हमने कल के लेक्चर में अर्नियस इक्वेशन डिराइव किया फ्रॉम कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए हमने कोलिजन थ्योरी देखी थी, कोलिजन्स क्यों नेसेसरी है। फिर कोलिजन्स के बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कंसेप्ट हमने देखा एंड उसके बाद हमने देखा प्रॉपर कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन का कंसेप्ट। और ये तीनों पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं तब थ्योरेटिकल रेट एंड एक्सपेरिमेंटल रेट हमेशा गुड एग्रीमेंट में आता है। और इन थ्योरी का इस्तेमाल करके, इस थ्योरी का इस्तेमाल करके हमने एक अर्नियस इक्वेशन तैयार किया था, k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। यहाँ पे ए जो है कैपिटल ए, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर p एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी z का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो वेयर a इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या है p इंटू जेड। p प्रोबेबिलिटी फैक्टर है प्रॉपर ओरिएंटेशन का एंड z क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो इस p z की जगह पे हमने a रख दिया। k और a का यूनिट हमेशा सेम रहता है बच्चों, मैग्नीट्यूड डिफर होगी लेकिन यूनिट हमेशा सेम होगा। E यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड T यानी टेम्परेचर इन केल्विन है। टेम्परेचर यहाँ पे किस में है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं अर्नियस इक्वेशन बोलते हैं, बराबर है। अब देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू ए अपॉन ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। अब जब जब ई ए ज्यादा होगा तो ये रेशियो भी ज्यादा होगा, ई की पावर ज्यादा आएगी, जाहिर है उसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी। और इसकी वैल्यू अगर ज्यादा आएगी, डिनोमिनेटर ज्यादा आएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बराबर है। k की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। मतलब इस इक्वेशन से हमें पता चलता है मोर द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA लेस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। और जब जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है। तो ये था बच्चों हमारा अर्नियस इक्वेशन। अब हमें कुछ थोड़ा सा बेसिक देखना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ऑलरेडी हमने देखा है थर्मोडायनामिक्स में, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। टाइम भी लिया तो चलेगा आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को हम प्लॉट करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है, बराबर है। तो यह है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यह है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, क्योंकि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखी है, एक्चुअली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोला जाता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, हाउ एनर्जी चेंजेस राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन टू द एंड ऑफ रिएक्शन, बराबर है। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन के लिए प्लॉट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज है, यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। यह है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और यह है एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ड्यूरिंग रिएक्शन व्हाट हैपेंस, एंथैल्पी डिक्रीजेस, देयरफॉर ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा एच जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये जो एनर्जी गैप है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू ये पीक जो है, ये जो एनर्जी गैप है इसे क्या बोला जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इस एनर्जी गैप को क्या बोला जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और इसलिए हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे डिफाइन किया था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड ओवर द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी के साथ रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए रिएक्टेंट को कुछ और एक्स्ट्रा की एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। तो ऊपर से जितनी एक्स्ट्रा की एनर्जी रिएक्टेंट ने अब्सॉर्ब की है, उस एक्स्ट्रा के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। So how can we define the minimum amount of energy that must be added
to the reactant over its average energy so as to convert it into product is called as energy of activation. अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना रिएक्टेंट को एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा, तो रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? कम. अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है तो कम एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए समय भी कम लगेगा, रिएक्शन फटाक से हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? फास्ट. बराबर है. और ये जो एनर्जी गैप है इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, तो इस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एवरेज वाली प्लस ए. तो कम से कम रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए. दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट सो एज टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो इस एनर्जी गैप को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं और इस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो हाउ कैन वी डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी added to the average energy of reactant to convert it into product is called as energy of activation. तो हमें ग्राफ पर से पता चल जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो ये रिलेशन हमने देखा है. ये जो पीक है इस पीक को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? हाईली रिएक्टिव कंपोजिशन ऑफ एटम्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? तो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से बनती है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब रिएक्शन जब आगे जाती है तो बीच में कहीं ना कहीं ट्रांजिशन स्टेट तैयार होती है. तो हम ट्रांजिशन स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? द हाईली रिएक्टिव कंपोजिशन ऑफ एटम्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. एंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा ही रहेगी. तो ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज HR एंड ग्रेटर देन आल्सो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो ट्रांजिशन स्टेट भी आपको समझ में आ गया. तो हाईली रिएक्टिव कंपोजिशन ऑफ एटम्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो पीक दिखाई देता है एक्चुअली वो पीक क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन स्टेट. अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में 2 पीक्स है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, 3 पीक्स है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट होंगे. और जितनी ट्रांजिशन स्टेट होती है उतनी ही मैकेनिज्म में क्या होती है? स्टेप्स होती है. समझो कोई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है तो यहाँ पे कितने पिक्स है? 4 हैं. तो 4 ट्रांजिशन स्टेट होंगे. 4 ट्रांजिशन स्टेट होगी मतलब ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में कितनी स्टेप्स होंगी? 4. तो नंबर ऑफ पिक्स इन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो ये कुछ पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ट्रांजिशन स्टेट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी. एक्चुअली ये सब कुछ हमने देख लिया है कहाँ पे? थर्मोडायनामिक्स में, जब हमने एंडोथर्मिक यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्टडी किया था. अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस अरेनियस इक्वेशन. तो अरेनियस इक्वेशन का मदद लेके हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते. उसके लिए हमें रिएक्शन का नेचर मालूम होना जरूरी है. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस? रेट डिक्रीजेस. विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस. एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीज होता है एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट डिक्रीज होता है. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट हमेशा बढ़ेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है. उसके लिए हमें नेचर ऑफ रिएक्शन का मालूम होना जरूरी है. तो यहाँ तक तो हमें मालूम है. लेकिन अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ऐसा जनरली बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या है? एंडोथर्मिक है. और जनरल स्टेटमेंट बनाना है तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनकी मेजॉरिटी है उनको ही देखकर हम बताएंगे. अब हमें यहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ये डिफाइन करना है, उसे एक्सप्लेन करना है. तो जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है हमारा? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. अब जनरलाइज स्टेटमेंट को पकड़ के रखेंगे. फिलहाल टाइप ऑफ रिएक्शन को हम थोड़ा सा बाजू में रख देंगे. रिएक्शन की टाइप कौन सी है, क्या है, उसके साथ हमें अभी फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है.
तो अभी हम जनरलाइज स्टेटमेंट के साथ जा रहे हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? तो हमने बच्चों एक ग्राफ प्लॉट किया है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, बराबर है। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया है फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये इफेक्ट स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ग्राफ की। कौन से ग्राफ की? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो समझो हमारी रिएक्शन फिलहाल लो टेम्परेचर पे हम कैरी आउट कर रहे हैं। तो जब हमने लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरी आउट की और फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखा, तो हमने देखा इस तरह का हमें ग्राफ मिल रहा है। और यहां कहीं तो भी हमारी क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बच्चों। तो यहां पे जो मैंने एनर्जी बताई है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस है। दिस इज आवर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। तो हमने एक कोई तो भी रिएक्शन ली इमेजिनरी, उसे स्टडी किया और स्टडी करके हमने फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स ऑकरिंग वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन हो रहा है विद दिस एनर्जी। तो इस एनर्जी के साथ मैक्सिमम कोलिजन्स हो रहे हैं। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, तो ये जो है फ्रैक्शन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन किस एनर्जी के साथ हो रहा है? ए। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन जिस एनर्जी के साथ होते हैं उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? एवरेज एनर्जी बोला जाता है, बराबर है। तो ये देखो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही है तो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ऑकरिंग विथ हायर एनर्जी बढ़ते जा रहे हैं, वो मैक्सिमम बनेंगे एक एवरेज एनर्जी के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो हायर एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी कम होगी, बराबर है। तो हमने एक रिएक्शन ली थी इमेजिनरी, उसको हमने स्टडी किया और फिर ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ऑकरिंग विथ एनर्जी अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है तो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल वो भी क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक एनर्जी के लिए वो मैक्सिमम बन चुके हैं, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी। द एनर्जी विथ विच मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज एवरेज एनर्जी। तो ये वो एनर्जी है जिसके साथ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी। जब एवरेज एनर्जी के ऊपर हमने एनर्जी बढ़ाई तो फिर क्या हो रहा? फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो देखो बच्चों ये कैसा होता है? जैसे हमारे क्लास में बच्चे होते हैं और हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में एकदम कम मार्क्स लाने वाले बच्चे की संख्या भी कम होती है और आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने वाले बच्चों की भी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन एवरेज मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। समझो 100 मार्क का मैथ्स का पेपर हुआ तो 100 में से 0, 100 में से 1, 100 में से 2, 100 में से 3, 100 में से 5, 100 में से 10, अप टू 10 मार्क लाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत बहुत कम होती है। 98, 99, 100 ये मार्क लाने वाले बच्चों की भी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन 60, 70 ये मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लास में भी एवरेज बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, एकदम ठस बच्चों की संख्या भी कम होती है और एकदम टैलेंटेड बच्चों की भी संख्या कम होती है। तो एकदम कम एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी कम है, एकदम हायर एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की भी संख्या कम है, लेकिन एवरेज एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो जैसा वेरिएशन हमें बच्चों में दिखाई देता है वैसा वेरिएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। With low energy, less fraction of molecules collide. With higher energy, less fraction of molecule collide. But with average energy, maximum fraction of molecules collide with each other. तो इस तरह से हमने लो टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल को प्लॉट किया था पोटेंशियल एनर्जी के खिलाफ। तो हमने देखा कि एवरेज एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज़्यादा है, लो एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम है, एंड हायर एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी बहुत बहुत कम है, बराबर है।
अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसी रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे एट समवट हायर टेम्परेचर। अब जाहिर है बच्चों कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब रिएक्शन को हीट कर रहे हैं, रिएक्शन वेसल को हीट कर रहे हैं मतलब वो हीट कौन अब्सॉर्ब करेगा, रिएक्शन की वेसल भी एज वेल एज उस वेसल के अंदर जो भी रिएक्टेंट है वो, मतलब हर एक रिएक्टेंट अब हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो पहले के तुलना में मतलब लो टेम्परेचर के तुलना में अब हाई टेम्परेचर पे हर मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट पहले से ज़्यादा होगा, बराबर है, हर मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट पहले से ज़्यादा होगा। तो जब मैं सेम रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे कैरी आउट करता हूँ तो मुझे अगेन फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ मिलेगा। तो मैं देखता हूँ हमें ग्राफ इस तरह से मिला है, हमें ग्राफ क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे एवरेज एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, हर एक का एनर्जी कंटेंट बढ़ गया, हर एक का एनर्जी कंटेंट बढ़ गया, तो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई एंड हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई। समझ में आया मैंने क्या कहा, व्हेनेवर यू हीट एनी रिएक्शन ईच एंड एवरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, लेस और मोर एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर के तुलना में हर मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी और हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगी। इसलिए ग्राफ में एवरेज एनर्जी की फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी और हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल के कोलिजन की फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो इसलिए ग्राफ यहाँ पे दब गया और यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। समझ में? तो at higher temperature it is observed that fraction of molecule colliding with average energy decreases and fraction of molecules colliding with higher energy increases। देखिए अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा है, तो इमेजिन कीजिए कि हम भारत को जो गरीब देश कहला जाता है उसको मिटाना चाहते हैं। गरीब है देश, गरीब है देश, हम बोर हो गए भारत को गरीब सुन सुनकर, अब हम भारत को रिच बनाना चाहते हैं। तो भारत को रिच कैसे बनाया जा सकता है, तो भारत को रिच बनाया जा सकता है जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं, जिन्होंने ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखा है, वो सारा ब्लैक मनी हम क्या करेंगे, सीज कर लेंगे और भारतीयों में बांट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे भारत को रिच बनाने का है, तो भारत को रिच बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिने चुने चंद लोग हैं जिन्होंने ब्लैक मनी कमाया है और भारत के बाहर लेकर रख दिया है स्विस बैंक में। अगर वो मनी हम अपने भारत में लाएंगे और हर एक को बांट देंगे तो हर एक आदमी क्या होगा, रिच होगा। तो हमने वैसा ही किया, वो स्विस बैंक में जो भी मनी पड़ा था वो भारत में ले आए। पहले क्या थे, गरीबों की संख्या, पहले इस तरह का ग्राफ मिला था, लो पैसे के साथ इस तरह का हमें बर्ताव मिला। एकदम भिखारी लोगों की संख्या भी कम थी और रिच लोगों की संख्या भी क्या थी, कम थी। एवरेज लोगों की संख्या क्या थी बच्चों, ज्यादा थी। यह है एवरेज पैसे वाले लोग, उनकी फ्रैक्शन ज्यादा है, यह है भिखारी लोग, उनकी फ्रैक्शन बहुत कम है, और यह रिच लोग, उनकी भी फ्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। अब हमने वो जो ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा था वो भारत में लाया और हर एक के खाते में पैसे डाल दिए। हर एक के खाते में पैसे डाल दिए तो गरीबों की संख्या क्या होगी, कम। हर एक लखपति बनेगा, हर एक की मतलब हर एक के खाते में पैसे डालेंगे, 15-15, 20-20, 30-30 लाख डालेंगे तो क्या होगा, हर एक की गरीबी कम होगी, गरीबों की संख्या कम होगी, उल्टा रिच की संख्या बढ़ेगी। तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, गरीबों की संख्या कम हुई है और रिच लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। देखो गरीबों की संख्या कम हुई है और रिच लोगों की संख्या बढ़ गई है। ठीक वैसा ही होता है जब हम हीट करते हैं, तो हीट यानी पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ। जब हम बाहर से हीट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को तो हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा अपने अपने हिसाब से। जिसकी एनर्जी लो थी अब वो हायर बन गया, जिसकी एनर्जी हायर थी और हायर बन गया, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बन गई। मतलब लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी और हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इस तरह का शिफ्टिंग हमें दिखाई देता है ग्राफ में। हाई टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी का पीक जो है वो कम हो गया और हायर एनर्जी वाला ग्राफ क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, बराबर है। अब यह है एक्टिवेशन एनर्जी। तो लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की संख्या हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन दैट क्या है, बहुत कम है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ये और ग्रेटर देन दैट क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हमने टेम्परेचर और भी बढ़ा दिया तो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी, हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ये और ग्रेटर देन दैट वो भी बढ़ेगी। अगर ये फ्रैक्शन बढ़ गई तो क्या होगा रे,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ये और ग्रेटर देन ये फ्रैक्शन बढ़ते जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। हमने क्या कहा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ये और ग्रेटर देन ये, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, e टू द पावर माइनस e अपॉन RT। ये फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर मैं और हाई टेम्परेचर करूंगा तो देखो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई और हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इतनी या उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन बढ़ गई तो उनका कोलिजन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो whenever we increase the temperature, why rate of reaction increases? It increases because at higher temperature fraction of molecule colliding with energy equal to A or greater than that increases and that's why rate of reaction increases। और भी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, लोअर एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या उससे ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी। तो ये फ्रैक्शन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। समझ में? जैसे अपने भारतीय लोग अब गरीब है इसका मतलब क्या, कि वो ज्यादा खरीदारी नहीं करते, ज्यादा शॉपिंग नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा कम है, इसलिए शॉपिंग करने वाले लोगों की फ्रैक्शन बहुत कम है। गिने चुने लोग ही है जो मन में आए वो शॉप कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, बाहर का जो स्विस बैंक में काला मनी था वो अपने भारत में ला लिया और सबके खाते में पैसे डाल दिए। जिसके पास 0 पैसे थे अब उसके पास 20 लाख हो गए, जिसके पास करोड़ों रुपए हो गए अब उसके पास 1 करोड़ 20 लाख है, जिसके पास अरबों रुपए थे उसमें भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, सबका पैसा बढ़ गया। सबके पास पैसे ज्यादा आए तो सबकी खरीदारी की ताकत भी बढ़ेगी तो मार्केट तेजी में आएगा, सारे लोग शॉपिंग मॉल में दिखाई देंगे, मतलब रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, शॉपिंग वाली रिएक्शन। वैसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर रिएक्टेंट का एनर्जी कंटेंट बढ़ता है तो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होती है, लोअर एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होती है एंड हायर एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन भी बढ़ती है और जब ये फ्रैक्शन बढ़ती है तो जाहिर है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। एंड इस कारण व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो आपको सवाल पूछा जाएगा, व्हेनेवर टेम्परेचर इज इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ। तो टेम्परेचर बदलने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम ज्यादा नहीं हुई। हायर टेम्परेचर पे भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उतनी ही है, लोअर टेम्परेचर पे भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उतनी ही है। टेम्परेचर कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बट टेम्परेचर कैन चेंज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन दैट। और ये फ्रैक्शन जब बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या बताओगे भाई आप, बिकॉज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन ए इंक्रीजेस एंड दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। समझ में? तो जिस तरह से हम ब्लैक मनी हर भारतीय के खाते में डालेंगे तो हर भारतीय रिच होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, खर्चा करने की ताकत बढ़ेगी, तो सारे लोग शॉपिंग मॉल में दिखाई देंगे, शॉपिंग मॉल फास्टली खाली होंगे, जो भी सामान लाया था कम हो गया, जो भी सामान लाया कम हो गया, खरीदारी बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। वैसे देखो गरीबों की संख्या कम होगी और रिच लोगों की संख्या बढ़ गई। तो वैसे होता है जब हम रिएक्शन मिक्सचर को हिट करते हैं तो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम होती है और हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है और इसी की वजह से रेट भी बढ़ता है। तो डू यू गॉट दिस? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन।